Friends, today we read the third chapter of science of class 6 and the name of the chapter is fiber to fabric. Fiber means रेशा, to fabric. fabric होता है कपड़ा, cloth, यानी रेशे से कपड़ा, यानी रेशे से कपड़ा कैसे बनता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Now we start reading. Clothes are an integral part of our life. यानी clothes कपड़े जो होते हैं वो हमारी लाइफ का क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट यानी इम्पोर्टेंट पार्ट मीन्स महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. Clothes protect us from different kinds of weather, hot, cold and rain. यानी clothes कपड़े जो होते हैं वो हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेदर यानी मौसम से रक्षा करते हैं, हमारी हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं. मौसम कोई भी हो सकता है जैसे hot, cold और rain यानी गर्मी, ठंडी और वर्षा या बारिश. द वे वी ड्रेस इन ए वे एक्सप्रेस आवर पर्सनैलिटी. यानी हम जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है या फिर हमारी पर्सनैलिटी हमारे व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है. पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. यानी अलग अलग कल्चर के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. What we wear also depends on the weather conditions we live in. यानी हम क्या पहनते हैं ये हम जिस मौसम के अंदर रहते हैं, किस मौसम के में रहते हैं, उस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं. इन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म पीपल वियर लूज कॉटन क्लोथ्स. यानी इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी कंट्री हमारे देश के उन हिस्सों में जहाँ क्लाइमेट वार्म होता है यानी मौसम जो है वो गर्म रहता है, वहाँ पे लोग ढीले कॉटन के क्लोथ्स यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं. वुमेन वियर साड़ी, सलवार कमीज़ और घाघरा चोलीज़. यानी जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है, साड़ी, सलवार कमीज़ और घाघरा चोली. वाइल मैन वियर, जबकि आदमी क्या पहनते हैं, पुरुष क्या पहनते हैं, धोतीज़, लुंगीज़ और पायजामाज विद कुर्ताज. यानी कुर्ता के साथ धोती, लुंगी और पजामाज पहनते हैं. ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल वियर वुलन क्लोथ्स और ए फ्यू लेयर्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स. यानी सर्दियों के मौसम में जो उत्तरी हिस्सा है हमारे देश का, वहाँ पे लोग कैसे पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े, अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ क्या होती है, ठंड ज़्यादा होती है. आवर कंट्री हैज़ ऑलवेज बीन फेमस फॉर डिफरेंट फैब्रिक्स. यानी हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो हमेशा से अलग अलग प्रकार के कपड़ों के लिए फेमस या प्रसिद्ध रहा है. फैब्रिक इज़ कॉमनली कॉल्ड ए क्लोथ. यानी फैब्रिक को आम भाषा में या फिर आमतौर पर क्या कहा जाता है, क्लोथ, कपड़ा. ए विजिट टू ए क्लॉथ मार्केट विल रिवेल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल टुडे. यानी एक विजिट यानी जब हम क्लॉथ मार्केट यानी कपड़े के बाज़ार में जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ का विज़िट करेंगे, तो वो हमें पता चलेगा कि जो फैब्रिक्स है, कपड़े हैं, वो आज जो अलग अलग प्रकार के कैसे फैब्रिक्स हैं वो क्लॉथ मार्केट में मिल रहे हैं. दीज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टेक्सचर, शाइन, थिकनेस, कलर एंड द मटेरियल दैट दे आर मेड ऑफ. और ये जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम वन अनदर. यानी एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं किन किन चीज़ों में, टेक्सचर में, शाइन में, थिकनेस में, कलर में, मटेरियल में, जो कि जिन सब चीज़ों से ये मिलकर बने हुए, यानी जिन कपड़ों से, पदार्थ से, या फिर कलर इनका अलग हो सकता है, शाइन अलग हो सकती है, या फिर थिकनेस यानी कोई कपड़ा मोटा है, कोई पतला है, तो इन सब चीज़ों में जो फैब्रिक है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे फाइबर, रेशा. रेशा क्या होता है और हमें किन किन चीज़ों से मिलता है वो हम इसमें पढ़ेंगे. क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ. यानी हमारे जीवन के लिए कपड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है. दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी. है हमारे क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का आईना है. यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर, कोल्ड, हीट, रेन. यानी जो अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपन को क्लोथ्स. जैसे वेदर है वो कोई भी हो सकता है, कोल्ड, हीट एंड रेन यानी ठंडी, गर्मी और बारिश. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. यानी क्लोथ्स है वो किससे बनते हैं, फाइबर से, रेशों से. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. यानी फैब्रिक्स है, कपड़े जो है yarn से यानी धागों से मिलकर बनता है, और जो धागे किससे बनते हैं, फाइबर यानी रेशों से.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स है वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल फाइबर एंड द सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। पहला है नेचुरल फाइबर, यानी जो नेचुरल चीज़ों से बनता है, प्राकृतिक चीज़ों से हमें मिलकर बनता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनसे जो फाइबर्स बनते हैं वो क्या हो गए, नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स के कौन से होते हैं, जो कि केमिकल से मिलकर बनते हैं, जो केमिकल से बनते हैं वो कौन से हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो नेचुरल फाइबर्स। The fibers of some fabrics such as silk, cotton, wool and jute are obtained from animals and plants। यानी कुछ जो रेशे होते हैं, कुछ रेशों से जिनसे कपड़े बनते हैं, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, वूल है और जूट है, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, किससे मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट से, पेड़ पौधों और जानवरों से। These are called natural fibers, और इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। These fibers can further be classified into plant fibers and animal fibers। और ये जो फाइबर्स है वो आगे क्लासिफाइड किए गए हैं, यानी इनको डिवाइड किया गया है किस किस में, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर में। ये कुछ फाइबर्स है नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, ऐसे जो रेशे, उनकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई गई है। अब देखो, जूट एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी जूट और कॉटन जो है वो किसके एग्जाम्पल है, उन रेशों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कि हमें प्लांट्स यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सिल्क एंड वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और सिल्क और जो वूल फाइबर होता है वो हमें जानवरों से मिलते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है, कि जो कोकून है, जो सिल्क वॉर्म बनाता है, यानी रेशमी धागे जो बनाता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। सिल्क वॉर्म एक प्रकार का जानवर, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि सिल्क बनाता है, सिल्क थ्रेड बनाता है। इन एनिमल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड ऑल्सो एज हेयर, फ्लीस और फर। यानी जानवरों में फाइबर कैसे रेशे हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, उनके मसल्स से मिलते हैं, और उनके बाल में, फ्लीस और फर में भी हमें फाइबर मिलते हैं। हेयर मीन्स बाल, फ्लीस मीन्स जो होती है ऊन, और फर जो होते हैं, जो लंबे बाल होते हैं, जो उनकी स्किन पे, जहाँ जो ठंडे मौसम में जो जानवर रहते हैं उनकी स्किन भी थोड़ी मोटी होती है और उनके बाल भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको बोलते हैं फर। दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन्स। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ कैमल्स, याक एंड रैबिट्स। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। यानी ये जो होते हैं वो बहुत ही लंबी चेन, प्रोटीन की बहुत ही लंबी चेन होती है, उसके बाद ये फाइबर्स बनते हैं। और वूल हमें किससे प्राप्त होता है, कैमल, ऊँट, याक और रैबिट्स यानी खरगोश जो होते हैं, कैमल, खरगोश और याक जो होते हैं, इनके हेयर से यानी इनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। यानी जो ऊन है वो हमारे शिप और गोट से भी मिलता है, यानी भेड़ और बकरी से भी मिलता है। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज। यानी फाइबर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थों से भी मिलकर बनते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। जो कि हमें प्लांट्स या पेड़ पौधे और जानवरों जो स्रोत होते हैं फाइबर्स के, उनसे हमें प्राप्त नहीं होते हैं, जो केमिकल से फाइबर बनते हैं। वी कॉल देम सिंथेटिक फाइबर सच एज नाइलन। जो कि ये जो केमिकल से, जो केमिकल सब्सटेंस से जो फाइबर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि नाइलन। सम प्लांट फाइबर्स, यानी कुछ जो प्लांट्स के रेशे होते हैं, पेड़ पौधों से जो रेशे बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉटन, जूट, कॉयर, सिल्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स। यानी ये सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लांट फाइबर्स के। यानी जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं उन सबके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। यानी कॉटन जो है इसको हिंदी में कपास कहते हैं, जो कि हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से, यानी कपास के पौधे से। द कॉटन प्लांट इज़ ए श्रब। यानी कॉटन जो प्लांट है, कपास का जो पौधा है, वो क्या होता है, इज़ ए श्रब। श्रब मीन्स झाड़ी, यानी झाड़ियों का एक प्रकार होता है, एक तरह की झाड़ी होती है। इट ग्रोज इन प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ रेन। यानी ये कौन सी जगहों में उगता है, ग्रो होता है, जहाँ पे काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी चाहिए कॉटन के प्लांट के लिए। वार्म क्लाइमेट यानी वहाँ का मौसम है वो गर्म होना चाहिए, एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और अच्छी मात्रा में क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। ऐसे मौसम में कॉटन है जो उगाया जाता है। कॉटन इज़ ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु। और कॉटन है हमारी कंट्री में, कॉटन कौन कौन से स्टेट में उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु। अब आता है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कॉटन की कटाई, कपास की कटाई। सॉइल यानी मिट्टी।
कॉटन प्लांट इज़ ए श्रब, यानी कॉटन प्लांट जो होता है, कपास का पौधा होता है, वो क्या होता है, इज़ ए श्रब, एक तरह की झाड़ी होती है। दैट ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सोइल, जो कि काली मिट्टी में बहुत अच्छे से उगता है। ऑफ डेक्कन एंड मालवा प्लेटू ऑफ गुजरात, यानी गुजरात में डेक्कन और मालवा जो प्लेटू है वहाँ पे उगाया जाता है कॉटन। इट इज़ बिकॉज द डीप ब्लैक सोइल कैन रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लैक सोइल होती है, काली मिट्टी होती है, उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है। इट ऑल्सो ग्रोज वेल इन लाइट एंड एल्यूवियल सोइल्स ऑफ सतलज गंगा बेसिन। और ये कहाँ पे भी उगाया जाता है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में लाइट, सनलाइट जो मिलती है और जो मॉइस्चर मिलता है, सतलज गंगा की जो घाटी है, तट है सतलज गंगा का, वहाँ पे भी कॉटन उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में सनलाइट या लाइट और मॉइस्चर मिल जाता है। अब क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट में या फिर कैसे मौसम में कॉटन को उगाया जाता है। कॉटन प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड प्रिफरली माइल्ड, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट विद ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कॉटन जो प्लांट है उसको प्रचुर मात्रा में सनशाइन चाहिए, कूल और ड्राई यानी ठंडा और सूखा जो मौसम है वो चाहिए, और टेम्परेचर और कितने टेम्परेचर में कॉटन को उगाया जाता है, फिर कितने टेम्परेचर में कॉटन उगता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इनके बीच में अगर टेम्परेचर हो तो कॉटन की जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है। वार्म डेज एंड कूल नाइट्स आर गुड फॉर द डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ कॉटन क्रॉप। यानी गर्म दिन और ठंडी रातें हैं वो जो कॉटन क्रॉप होती है, यानी कपास की जो फसल होती है, कॉटन की जो क्रॉप होती है, उसके विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा मतलब बीच का, यानी इट रिक्वायर्स मॉडरेट, आप एवरेज भी बोल सकते हैं, यानी औसतन बारिश की ज़रूरत होती है, जो कि कितनी होनी चाहिए कॉटन क्रॉप की अच्छाई के लिए, 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। अब आता है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी बुआई और कटाई। कॉटन इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च टू नवंबर, यानी कॉटन है वो कौन कौन से महीनों में उगाया जाता है, मार्च टू नवंबर, यानी मार्च से लेकर नवंबर महीनों तक कॉटन की फसल उगाई जाती है। इट्स सीड्स आर ग्रोन एंड हार्वेस्टिंग। कॉटन इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च टू नवंबर, यानी कॉटन है, कपास की जो फसल है वो कौन कौन से महीनों में उगाई जाती है, मार्च टू नवंबर, यानी मार्च से लेकर नवंबर तक के महीनों में कॉटन की फसल उगाई जाती है। इट्स सीड्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग, यानी अर्ली स्प्रिंग में इसके बीज बो दिए जाते हैं। दे स्टार्ट बियरिंग येलो और वाइट फ्लावर्स, यानी इनमें पहले क्या आते हैं, येलो और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। विच टर्न पिंक्स विद इन ए वीक, जो कि एक हफ्ते के अंदर पिंक कलर में यानी गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एट दिस मोमेंट पिंक पेटल्स ग्रेजुअली ड्रॉप लिविंग बिहाइंड टिनी ग्रीन पोर्ट्स विच में कंटेन 2 और मोर सीड्स। फिर क्या होता है, जब वो पेटल्स पिंक हो जाती है उसकी, यानी पिंक कलर के फ्लावर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पिंक कलर की पेटल्स गिरने लगती है, यानी जो गुलाबी रंग की पत्तियाँ उस पर आती है वो धीरे धीरे गिरने लगती है, और अपने पीछे क्या छोड़ जाती है, ग्रीन पोर्ट्स, यानी जो हरे टिनी ग्रीन पोर्ट्स, यानी छोटे छोटे हरे रंग की फली है वो छोड़ जाती है, जो क्या कंटेन, जिसमें क्या होता है, 2 और मोर सीड्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बीज होते हैं। The seeds develop within the pods and are gradually covered with white fibrous material which is commonly called cotton, यानी जो सीड्स होते हैं वो पॉड्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और धीरे धीरे उस पूरे पॉड को, ग्रीन पॉड जो होता है उसको पूरे को कवर कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। The pods then grew into spherical shaped structure of size of walnut which are commonly called cotton balls, और जो वो पॉड होता है वो धीरे धीरे गोल रंग के शेप में, स्फेरिकल शेप में बन जाता है, जो कि एक वॉलनट यानी अखरोट की साइज़ तक का हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। ऑन मैच्योरिंग द ग्रीन बॉल्स बिगिन टू टर्न ब्राउन, यानी जब वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, जब वो बॉल्स तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। वैन कम्प्लीटली मैच्योर, जब वो अच्छे से मैच्योर या अच्छे से पक जाती है, दे ब्रश, वो फटने लगती है, एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर ऑफ कॉटन, जिससे क्या निकलता है, सफ़ेद रंग का रेशा निकलता है कॉटन का। दीज फाइबर्स दैन ड्राइड इन द सन एंड बिकम फ्लफी, उसके बाद इन फाइबर्स को धूप में सुखाया जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। द कॉटन फील्ड्स एट द ड्राइंग ऑफ कॉटन फाइबर अपीयर एज दे आर कवर्ड विद स्नो, जो कॉटन फील्ड्स होते हैं, यानी जो कपास के जो खेत होते हैं, कॉटन के सूखने के बाद वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो बर्फ़ से ढके हुए हों। इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम सीड्स बाई हैंड्स, यानी जो फाइबर होते हैं उनको सीड्स यानी बीज से अलग करना, हाथों से उनको अलग करना बीजों को, वो आसान नहीं होता है। लार्ज स्टील कॉम्स, यानी बड़े जो स्टील के कंगे होते हैं उनका यूज़ किया जाता है
सीड्स को फाइबर से अलग करने के लिए कार्ल गिन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, गिन्स, आर यूज फॉर दिस पर्पज एंड देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिनिंग। और जो प्रोसेस होता है फाइबर्स को सीड से अलग करने का, उसे क्या बोलते हैं, गिनिंग। गिनिंग इज डन टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। गिनिंग किस लिए की जाती है, कॉटन फाइबर और सीड्स को अलग अलग करने के लिए। अब आता है जूट। Jute is one of the most affordable natural fiber and is second only to cotton in amount, produce and variety of uses of vegetable fibers. Jute fiber are composed primarily of the plant materials, cellulose major component of plant fiber and lignin major component of wood fiber। यानी जूट जो होता है वो सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर होता है, जो कि जो सब्जियां वनस्पति होती है उसमें दूसरे नंबर पे उगाया जाता है। प्लांट मटेरियल जो कि उसमें जूट फाइबर्स में क्या क्या होता है, प्लांट मटेरियल जो कि कौन सा होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट फाइबर, और लिग्निन जो होता है मेजर कंपोनेंट ऑफ वुड फाइबर। अब देखो आते हैं सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन किस लिए यूज़ किया जाता है, सिल्क कॉटन यानी रेशमी कपास जो है वो पिल्लोज यानी तकिए, स्लीपिंग बैग्स होते हैं या फिर लाइफ जैकेट्स होते हैं, उनको भरने के लिए काम में लिया जाता है सिल्क कॉटन। और इस सिल्क कॉटन के पेड़ पे उगते हैं और जिस पेड़ को हम क्या बोलते हैं, कपोक भी कहते हैं। अब फिर आते हैं कोयर। कोयर क्या होते हैं, जो नारियल के ऊपर जो घास सी होती है या फिर नारियल की जो जटा होती है उसको बोलते हैं, जो कि किससे मिलते हैं, ऑब्वियसली नारियल से ही मिलते हैं। कोकोनट पाम यानी जो कोकोनट का ट्री होता है उससे मिलते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या क्या बनते हैं, रोप्स रस्सियाँ बनती है, फ्लोर कवरिंग बनते हैं, और जैसे मैट्रेसेस यानी गद्दे और तकियों से भरने वाले जो मटेरियल्स है, पदार्थ है, वो भी इससे बनते हैं। अब आता है फ्लेक्स। फ्लेक्स से क्या, फ्लेक्स किससे बनता है, जो फ्लेक्स प्लांट होता है उसके स्टेम्स यानी उसके तने से हमें फ्लेक्स मिलता है, जो कि आर वुवन टू मेक फैब्रिक कार्ड लाइलन। और ये जो फ्लेक्स है वो बुने जाते हैं, तो कौन सा फैब्रिक यानी कौन सा कपड़ा बनाने के लिए, कॉल्ड लाइनन। लाइनन का कपड़ा बनाने के लिए फ्लेक्स को वोवन किया जाता है या फिर बुना जाता है। इससे क्या क्या बनते हैं, रोप्स रस्सी बनती है, और हाई क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता के पेपर या कागज़ बनाए जाते हैं। फिर आता है हेम्प। हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट, यानी हेम्प प्लांट के स्टेम यानी तने से हेम्प फाइबर हमें मिलता है, जो कि हमें जो हेम्प जो होता है वो चिकनी मिट्टी में उगाया जाता है। इससे क्या क्या बनते हैं, रोप्स या रस्सी, कारपेट्स, नेट्स, जाल, क्लोथ्स एंड पेपर्स, ये सब चीज़ें हेम्प के फाइबर से बनते हैं। अब आता है स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग कौन सी प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जो कि फाइबर से यार्न में, फाइबर को यार्न में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। यानी फाइबर रेशे को धागे में बदलने की प्रोसेस क्या होती है, स्पिनिंग। अब देखो पहले के ज़माने में स्पिनिंग है वो जो हाथ से की जाती थी, जो कि जैसे हाथ से जो चरखा या फिर टकली होती है, टकली, उससे पहले स्पिनिंग की जाती थी या फिर रेशे को धागे में बदला जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, मशीनें आ गई है और मैकेनिकली इसको ये प्रोसेस की जाती है, जो प्रोसेस इनटू यार्न, जो यार्न को फैब्रिक में बदला जाता है। अब देखो यार्न टू फैब्रिक्स यानी धागे को कपड़े में कैसे बदला जाता है, इसके दो प्रोसेस होते हैं, वीविंग और नीटिंग। बुनाई क्या होती है, जो कि हैंडलूम से की जाती है, हैंडलूम, और मैनुअली यानी जो इंसान करते हैं वो हैंडलूम्स पे करते हैं, और मैकेनिकली मशीनें जो करती है उसको किस पे करते हैं, पावर लूम्स पे। ये क्या करते हैं कि जो मल्टी को मिलकर बहुत सारे धागों से मिलकर बुनाई जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वीविंग। फिर आती है नीटिंग, यानी फैब्रिक को, वही है फैब्रिक यार्न को फैब्रिक में बदलने का काम को ही नीटिंग कहते हैं। पर इसमें क्या चेंज होता है कि भाई सिंगल यार्न सिर्फ एक धागे से बुनाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नीटिंग। ये मैनुअली यानी आदमियों इंसानों के द्वारा भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। जैसे स्वेटर सॉक्स बनते हैं, उसको बुनते हैं हमारे घर पे, हमारी मम्मियों को आपने देखा होगा कि स्वेटर सॉक्स बुनाई करती है, उनसे वो क्या होती है, नीटिंग, बुनाई होती है। अब आती है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। You want to wear a nice school uniform when you go to school. What did children used to wear when they would go to school 30,000 years ago? यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको अच्छी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब 30,000 साल पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो वो कैसी यूनिफॉर्म पहनते थे। तो पहले तो 30,000 साल पहले स्कूल्स ही नहीं होते थे और ना ही अच्छे कपड़े तब मिलते थे। 30,000 साल पहले ना तो स्कूल्स होते थे, ना ही अच्छे कपड़े मिलते थे। वो क्या करते थे, दे हिड देमसेल्व्स इनसाइड द केव्स टू एस्केप फ्रॉम रेन एंड लिट फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। यानी बारिश से बचने के लिए वो किसी गुफा में छुप जाते थे और अपने आप को गर्म रखने के लिए वो आग को जलाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पीपल्स यानी जो लोगों ने
लोग थे वो जानवरों की स्किन यानी जानवरों की त्वचा को पहनना शुरू कर दिया। यानी सबसे पहले जो थी, सबसे पहले सुई बनाई गई थी जानवरों की हड्डियों से। फिर उन्होंने क्या किया, जो लेदर होता है यानी चमड़ा तो होता है उसके कपड़े बनाने शुरू किए, वो पहनने शुरू किए। एंड फर गारमेंट्स मीन्स जो जानवरों के बाल होते हैं उससे भी उन्होंने कपड़े बनाए और वो पहनना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ऊन से भी कपड़े बनते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे ऊन की खेती बढ़ा दी और शिप है उनको पालना शुरू कर दिया लगभग 6000 साल पहले। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स यानी सिल्क वॉर्म जो होते हैं, सिल्क के जो कीड़े जो सिल्क बनाते हैं, सिल्क के धागे, सिल्क वॉर्म्स, उन कीड़ों की जो डोमेस्टिकेशन है यानी इनको पालना शुरू कर दिया लगभग 3000 BC चाइना में, पहले चाइना में। फाइबर सच एज कॉटन एंड हेम कैम विद द यूज़ आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी जब जैसे जैसे खेती का विकास हुआ वैसे वैसे कॉटन और हेम जो है उनका भी, उनके जो पौधे हैं उनका भी विकास होने लगा इंडिया में। और धीरे धीरे इंडिया में कॉटन का बहुत ज़्यादा विकास होने लगा लगभग 3000 BC पहले। अब आज भी जैसे कुछ क्लोथ्स हैं वो बिना स्टिच यानी बिना सिलाई के पहने जाते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती और टर्बन मीन्स पगड़ी जो होती है वो बिना सिले हुए ऐसे कपड़े के रूप में पहनी जाती है। तो ये थे हमारे कुछ फैब्रिक्स और ये पूरी प्रोसेस थी फाइबर टू फैब्रिक्स। थैंक यू।